कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, मगर सत्ता ऐसी चीज है कि लोग समय के चक्र को भूल जाते हैं। उनके भीतर अहम ब्रह्मास्मि का भाव पैदा हो जाता है। सोचने लगते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे ही इशारों पर तो ये दुनिया चल रही है, मैं नहीं होता तो दुनिया रुक जाती। भारत में इस वक्त देश का सबसे बड़ा चुनाव जारी है। 7 में से 2 चरण का चुनाव हो चुका है, 5 में होना बाकी है। मगर 2 चरणों के चुनाव के बाद कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर बड़ी बौखलाहट दिख रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी काट न तो स्वघोषित विश्व गुरु के पास नजर आती है और न ही उनके चाणक्य के पास। बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है, और कहा यह भी जाता है कि बौखलाहट में आदमी अक्सर गलत कदम उठाता है। पिछले दिनों फर्जी वीडियो के मामले में तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया था। अब तेलंगाना में अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, केस दर्ज हो गया है, और इसी के साथ चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस के नए खून वाले नौजवान मुख्यमंत्री ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है, नहले पर दहला चलने लगा है। और यदि शुरू हो गया है तो फिर नरेंद्र मोदी के नफरती भाषणों और झूठ के खिलाफ क्या होने जा रहा है, इस मामले पर बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिस कारनामे पर शर्म महसूस करनी चाहिए उस पर ये लोग अपनी छाती ठोंक रहे हैं। ये चर्चा क्यों हो रही है वो भी बताएंगे। उधर प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के झूठों का जवाब तथ्यों के आधार पर देना शुरू कर दिया है। यूं कह लीजिए कि सरेआम डिब्बा गोल करना शुरू कर दिया है। और आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में और भी बहुत सारे झूठों का रेला लगा दिया है। उन झूठों की गिनती भी करेंगे और तगड़े से करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए पूरा देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। और हाँ, घंटा बजाने के बाद इस तरह से ऑल पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया है, उसको देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहायता भेजने का प्रयास भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले भाजपा नेता अमित शाह की बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह यानी गुजराती जोड़ी और भाजपा के डबल इंजन की आत्मा को जब आप खंगालेंगे तो 2 चीजें भर भर के मिलेंगी। पहला है डर और दूसरा है लालच। यही वो 2 हथियार हैं जिनके कारण भाजपा ऊपर ऊपर से बेहद मजबूत दिखती है और दिखाई जाती है। मजे की बात तो ये है कि मजबूत दिखाने वाले भी या तो डर या फिर लालच के कारण ही फंसे पड़े हैं। यहाँ बात गोदी मीडिया की हो रही है। अमित शाह की पुलिस ने किसी भी ऐसे वर्ग को नहीं बख्शा जो उनकी सत्ता के लिए हानिकारक हो, चाहे वो पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, विपक्ष के नेता हों, देश के किसान हों, पहलवान बेटियां हों, देश के नौजवान हों या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। जो भी भाजपा की सत्ता के लिए नुकसानदायक है, जो सवाल करता है, जो विरोध करता है, जो आवाज उठाता है, उन सबको अमित शाह की पुलिस ने तथा तमाम जांच एजेंसियों ने खुलेआम डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया है, जेल में सड़ाने का काम किया है। दूसरा हथियार है लालच का। पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े सेठ तिजोरी खोले बैठे हैं। शायद इसीलिए लगातार आरोप लगते हैं कि भाजपा ने अन्य पार्टियों के विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की बोली लगाई। चर्चा तो ये भी होती है कि विपक्षी नेताओं के सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो जेल चले जाओ या फिर पैसे लेकर मजे उड़ाओ। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसको सिद्ध कर दिया है। विपक्ष के जो नेता डरे नहीं उन्हें जेल जाना पड़ा, और जो डर कर या फिर किसी लालच में दुम हिलाने के लिए तैयार हो गए वो कहीं किसी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, कहीं पर उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं मंत्री बनकर बैठे हैं। यानी डर और लालच का ब्रह्मास्त्र भाजपा ने जमकर प्रयोग किया। ईडी, इनकम टैक्स, CBI, पुलिस या फिर कोई भी संस्था हो, सबका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग करने का तमाम उदाहरण हमारे आपके सामने। मगर समझने वाली बात यह है कि ये जो डर वाला मामला है ये सिर्फ विरोधियों के लिए है। वो गलती करें ना करें उन्हें सजा मिल सकती है, लेकिन जब बात बीजेपी के नेताओं की आती है या फिर भाजपा के साथ खड़े होने वालों की आती है तो बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। इसी लीग पर भारत का चुनाव आयोग भी चलता हुआ दिखता है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग चुनाव आयोग को केचुआ आयोग भी कहना शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के आयुक्तों की तस्वीरों पर फूलमाला चढ़ाया जाने लगा है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कैसे चुनाव आयोग के बारे में कहा गया कि उसको एक बीमारी हुई थी, उस बीमारी के कारण चुनाव आयोग की मौत हो गई, जिसमें शरीर मरणासन्न स्थिति में चला जाता है, कोई हरकत नहीं कर पाता। पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे तमाम भाजपा नेताओं पर आरोप लगता है
कि ये लोग खुलेआम चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, मगर चुनाव आयोग कान में कड़वा तेल डालकर सोता रहता है। पिछले साल कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा। 2019 के चुनाव में इन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। ये भी अपने आप में बड़ा उल्लंघन कहा जा सकता है, मगर जब चिलवा है कोतवाल तो डर काहे का। इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता के उल्लंघन का रिकॉर्ड बना दिया है। सरेआम झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, समाज में आग लगाने वाली बात कर रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों को यानी मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं और मुसलमानों के नाम पर देश की जनता को डरा रहे हैं। यानी उन्होंने वोट की भीख मांगने में गिरने की सारी हदें जो होती हैं उन सब को थोक के भाव में पार कर दिया है। फिर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। बहुत शिकायत होती है तो नोटिस आता है जेपी नड्डा के नाम पर। बेचारे जेपी नड्डा, उनको तो मंदिर का घंटा बना दिया है। गलती करे मोदी, नोटिस आता है नड्डा को। इसी तरह से जब किसी चुनाव में जीत हो जाए तो मोदी की फोटो और हार जाए तो नड्डा की फोटो। यानी जीत का हार मोदी के गले में, हार का हार नड्डा के गले में। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत तमाम भाजपा नेता लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तो बाकायदा लेटर लिखकर अपने उम्मीदवारों से कहा कि ये वाला झूठ बोलो। हालांकि उन्होंने झूठ नहीं लिखा, लेकिन जो बोलने के लिए कहा वो झूठ ही है। झूठ बोलकर मुसलमानों के नाम पर जनता को डराओ, कह दो कि दलित और ओबीसी समाज के लोग तुम्हारा आरक्षण छीन लिया जाएगा और छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा कांग्रेस द्वारा। इसी तरह से नरेंद्र मोदी संपत्ति के बंटवारे पर भी झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं और खुद भी फैला रहे हैं, मगर चुनाव आयोग एकदम मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुका है इस मामले में। इसी बीच आरक्षण को लेकर ही अमित शाह का एक फेक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्हें यह बोलते हुए दिखाया गया था कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसको कुछ कांग्रेस नेताओं ने शेयर कर दिया और इस मामले में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं सहित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी तलब किया गया। कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई। इस कार्रवाई पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के जवान नोटिस लेकर तेलंगाना में कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए और कांग्रेस अध्यक्ष तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने आए थे। इसका क्या मतलब है? अब पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करेंगे? ईडी, इनकम टैक्स, CBI सब खत्म हो गए क्या? यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो जवाब देते हैं। इस लाइन को फिर से सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम वो हैं जो जवाब देते हैं। तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव में भाजपा को निश्चित रूप से हार मिलेगी। ये बातें रेवंत रेड्डी ने कही थी। 2 मई को रेवंत रेड्डी को इस मामले में पेश होना था। अभी इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी चल ही रही थी कि हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह समेत कई भाजपा नेताओं के हाथों से कथित रूप से गड़बड़ेशन हो गई। चुनाव आयोग का निर्देश है कि चुनावी रैलियों में या फिर वोट के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा, नाबालिगों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर हैदराबाद की मोगलपुरा पुलिस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी, गोसामहल से विधायक टी राजा सिंह यानी नफरत का थोक सप्लायर, हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। माधवी लता भाजपा की ऐसी उम्मीदवार हैं जो एक दिन मस्जिद की तरफ इशारों में तीर चलाने यानी हमला करने का संदेश देती हैं, नफरत का संदेश देती हैं, दूसरे दिन मुसलमानों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर वोट की भीख भी मांगती हैं। बहरहाल अभी बात हो रही है अमित शाह की। तो जब फर्जी वीडियो के मामले में कांग्रेस के तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली पुलिस भागकर तेलंगाना पहुंचती है, उसके कुछ ही दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम नेताओं के खिलाफ उसी तेलंगाना में अपराध दर्ज होता है। इन पर आरोप है कि इन्होंने चुनावी कार्यक्रम में बच्चों का इस्तेमाल किया। अब लोग कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी ने तो पहले ही कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, जवाब देने वाले हैं। तो क्या रेवंत रेड्डी की तरफ से अमित शाह को जवाब दिया गया है कि देख लीजिए अमित शाह जी, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। रेवंत रेड्डी और इनके लोगों ने तो गलती से हो सकता है कि फर्जी वीडियो शेयर कर दिया हो, मगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के तमाम नेता 0 से लेकर 100 तक या तो झूठ बोलते हैं या नफरत फैलाते हैं। कुल मिलाकर हर एक मायने में आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं, वो भी छाती ठोक कर। इनके खिलाफ तो कभी भी किसी भी रूप में मामला दर्ज किया जा सकता है और इनको लपेटा जा सकता है। अब तेलंगाना पुलिस ने जिस तरीके से अमित शाह पर हाथ डाला है, मामला दर्ज किया है, चर्चा शुरू हो गई है कि लगता है कांग्रेस के इस नौजवान मुख्यमंत्री के गर्म खून ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत कम देखने को मिला, लगभग न के बराबर हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों के खिलाफ किसी राज्य की पुलिस केस दर्ज करे। वैसे हाल ही में जिस तरीके से लगातार नरेंद्र
नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, नफरती भाषण दे रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के भीतर ये लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के खिलाफ कोई केस वगैरह दर्ज किया जाए कि नहीं। यदि दर्ज किया जाए और न किया जाए तो दोनों स्थिति में चुनाव पर क्या असर होगा। इसी बीच चर्चा यह भी हुई कि शायद नरेंद्र मोदी जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, नफरत भरी बातें कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ कहीं कोई अपराध दर्ज हो जाए, कोई केस दर्ज हो जाए, विपक्ष की कोई सरकार मुझे गिरफ्तार करने की बात करे ताकि मुझे विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले, रोने धोने का मौका मिले। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव में कमजोर होते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलना उनका पसंदीदा हथियार है। जैसे वो बोलने लगते हैं कि देखो कांग्रेस के लोग हमको गाली दे रहे हैं, मैं बहुत कमजोर हूं, वो मुझे मार देंगे, मुझे डराते हैं। इस तरह की बातें वो लगातार करते रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की तमाम राज्यों में सरकारें हैं तथा अन्य पार्टियों की विपक्षी सरकारों ने इसलिए मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। बाकी चुनाव आयोग एक्शन ले नहीं सकता क्योंकि उसके अधिकारियों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी के हाथों हुई है, और यदि ले सकता है, स्वतंत्र है, कोई भेदभाव नहीं करता है, तो लेके दिखाए। अब देखना यह है कि जो अब तक दूसरों को पुलिस का डंडा दिखाकर डराते थे, उनके ऊपर भी क्या डर का शिकंजा कसेगा? क्या वो भी नरम पड़ जाएंगे या फिर अपनी हरकतों से बाज आएंगे? वैसे पिछले दिनों एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने भी बच्चों का इस्तेमाल किया है, मगर उन पर कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ। अमित शाह पर हो गया। इसमें भी एक गुप्त संदेश हो सकता है। अमित शाह विक्टिम कार्ड नहीं खेलते या कम खेलते हैं, उन्हें रोना धोना नहीं आता। ये काम प्रधानमंत्री बहुत अच्छा करते हैं। 2-3 सेकंड के लिए नजरें नीचे करेंगे और फिर जबरदस्त स्टाइल में रोना शुरू कर देंगे। जिस बात पर कोई रो नहीं सकता उस पर भी रो देंगे। बहरहाल देखते जाइए आगे आगे चुनाव में क्या होता है। आइए अब जरा यूपी के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले देश में आतंकी विस्फोट होते थे, आज पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है। जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 साल पहले पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर से कमल खिलने की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर में किस तरीके से लोकतंत्र की लूट हुई है ये आप सबके सामने है। वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को भाजपा में शामिल करवा लिया गया। उनकी इस बात पर लोग कह रहे हैं कि यह कितनी शर्मनाक बात है कि जिस करतूत पर किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए, ये लोग उसी लोकतंत्र की लूट पर जश्न मना रहे हैं। इसी सभा में सिंधिया ने कहा कि आज किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिल रहा है। हमने 2020 में सरकार नहीं बदली होती तो क्या ये मिल रहा होता? बताओ, सरकार बदलकर ठीक किया कि नहीं? कभी कभी दिमाग चकरा जाता है क्योंकि भाजपा के नेता इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं कि ये आदमी सुनकर कंफ्यूजन में आ जाए कि कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। किसानों को जो 6,000 मिल रहा है उसका मध्य प्रदेश में सरकार गिराने से क्या लेना देना हो सकता है? और किसी पार्टी की सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराना क्या ये ताली बजवाने वाली बात है? क्या हो सकती है? मगर चूंकि अमृतकाल चल रहा है और मोदी है तो मुमकिन है। समझने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र की जनता को किस दर्जे का बेवकूफ समझते हैं। क्या देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां किसान सम्मान निधि किसानों को नहीं मिलती है? झूठ बोलने और बरगलाने की भी कोई सीमा होती है कि नहीं? इस सवाल का जवाब वर्तमान में भाजपा के लिए है कि नहीं, इनके लिए झूठ बोलने की कोई सीमा, कोई हद नहीं है। यूपी के सीएम खुलेआम राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग सो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया भी राम नाम सत्य की यात्रा पर चले गए। यह भी अपने आप में कितनी चिंताजनक बात है कि जिस मुख्यमंत्री को ऐसी घटनाओं पर अपने राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था पर शर्म महसूस करनी चाहिए कि कैसे पुलिस की सुरक्षा में अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, जेल में कथित रूप से मुख्तार अंसारी को जहर देकर मार दिया जाता है, कैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, कैसे बिना जांच पड़ताल के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। ये सारी चीजें लोकतंत्र में शर्म करने वाली हैं, गर्व करने वाली नहीं। मगर चूंकि अमृतकाल चल रहा है तो कुछ भी मुमकिन है। आप में से जो लोग ये समझ रहे हैं कि मरने वाले तो सब माफिया थे, तो फिर यूपी में अभी भी कई दर्जन बड़े बड़े माफिया हैं जिनके नाम के आगे सिंह टाइटल लगता है। उनकी गाड़ी पलटने, गोली चलने की बात तो बहुत दूर की है, वहां बुलडोजर तक नहीं पहुंच पाता, पंचर हो जाता है। आइए अब प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी के भाषणों की तगड़ी वाली चर्चा कर लेते हैं। पहले नरेंद्र मोदी की कुछ बातों को प्रकाश में लाते हैं, इसके बाद प्रियंका गांधी की बात करेंगे। आज अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी मौज के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए पैदा हुआ है। और इसके बाद वाली लाइन जो उन्होंने कही है उसे सुनकर हंसिएगा मत। देशद्रोह का मुकदमा हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है भैया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास न तो साइकिल है न घर, और पिछले 25 साल में 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है।
अपने मुंह मियाँ मट्ठू बनना इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं कि अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपाना। साहिब कह रहे हैं कि मेरे पास साइकिल तक नहीं है, मगर ये नहीं बता रहे कि अपने लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीद कर रखे हैं। वो भी तब खरीदा जब हम और आप खाने खाने को मोहताज थे। साहिब ने अपने लिए 12 करोड़ की काली काली चमचमाती कार खरीद कर रखा है। अब सवाल ये है कि जिसके पास 12 करोड़ की कार हो, जिसके पास 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, उसको साइकिल की क्या ज़रूरत है? ये बात तो ठीक वैसे ही है जैसे बिल गेट्स कहे कि देखो मेरे पास न तो फावड़ा है न तो तगाड़ है। बिल गेट्स को फावड़ा और तगाड़ की क्या ज़रूरत है? मजदूरी करनी है क्या मनरेगा में? पैसा नहीं मिलेगा, करना भी मत। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी को साइकिल की क्या ज़रूरत है? यहाँ तक बात घर नहीं होने की है तो पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, बड़ा बड़ा सरकारी आवास मिला हुआ है, आपको दूसरा घर बनाने की जरूरत भी क्या है? बहरहाल साहब कह रहे हैं कि 25 साल में मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। अब बताइए, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कहीं धरती न फट जाए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कांड खुला है, इसके भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर लगा है? नरेंद्र मोदी के ऊपर। पीएम केयर फंड में न जाने कितने हजार या लाखों करोड़ का घोटाला हुआ, इसका आरोप किसके ऊपर लगा है? नरेंद्र मोदी के ऊपर। वैक्सीन का जो घोटाला है, उसका आरोप किसके ऊपर लगा है? नरेंद्र मोदी के ऊपर। राफेल घोटाले का आरोप किसके ऊपर लगा है? सीएजी ने आयुष्मान योजना से लेकर सड़क बनाने के कार्यक्रम में जो लंबा चौड़ा घोटाला बताया, वो भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर लगा है? और इन सब के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं लगा। तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिलाकर बैठते हैं, आसपास बैठाते हैं, तमाम परिवारवादियों को अपने साथ लेकर बैठे हैं, फिर भी परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं कि ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। अब तक कह रहे थे कि कांग्रेस ने पूरे देश का धन अपने परिवार पर लगा दिया। अब यदि ऐसा है तो राहुल गांधी का घर जब सरकार ने छीन लिया, जब सांसदी गई, तो फिर उनके पास भी रहने के लिए घर नहीं था, तो लूटा हुआ सारा पैसा कहाँ चला गया? इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा परिवार और वारिस तो आप लोग हैं, यानी जनता हैं। अच्छा होता यदि साथ ही साथ ये भी बता देते कि विरासत के रूप में मैं आपके देश पर लगभग 3 गुना कर्ज छोड़कर जाऊंगा, जाति और धर्म के नाम पर नफरत छोड़कर जाऊंगा, राजनीति के स्तर को गर्त में पहुंचा कर जाऊंगा, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा कर जाऊंगा, महंगाई को आसमान पर पहुंचा कर जाऊंगा, और आप लोग छाती पर लेकर ढोते रहिएगा। वैसे साहब ने जब देश के लोगों को वारिस बता ही दिया है, तो फिर पीएम केयर फंड में जो भर भर के पैसा आया, क्यों ना वो सारा पैसा निकाल कर देश की जनता को दे दें। और जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपया सेठों का माफ किया है, उसी तरह से देश के किसानों का और मिडिल क्लास फैमिलीज का भी कर्जा माफ कर दिया जाए। जब सेठों का माफ हो सकता है तो आम जनता का क्यों नहीं? जबकि टैक्स का ज़्यादातर हिस्सा तो आम जनता देती है, सेठों की तो बल्ले बल्ले है, आपने उनका टैक्स भी कम कर दिया। उसे वापस लेकर देश की जनता को, गरीब जनता को दे दिया जाए। आज साहब ने कहा कि मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूँ। वैसे 10 साल पहले पूरे देश के खाते में 15 लाख भी देना चाहते थे, 100 स्मार्ट सिटी भी देना चाहते थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देना चाहते थे, बुलेट ट्रेन भी देना चाहते थे, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते थे, महंगाई घटाना चाहते थे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहते थे। कितना दे दिया? उन सब का हिसाब किताब लगाकर अपना हिसाब बैठा लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने आज फिर से पाकिस्तान का नाम लिया, कहने लगे कि हम घर में घुस कर मारते हैं। भारत ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पहले हर महीने सीमा पर नौजवान शहीद होते थे, अब ये सब बंद हो चुका है, जबकि ये सरासर झूठ है। जम्मू कश्मीर से लगातार खबरें आती हैं कि आतंकवादी मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए, आम जनता भी मारी जा रही है। और सबसे बढ़कर पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक हो चुके चीन का नाम अपनी ज़बान पर नहीं आने देते, जबकि कथित रूप से चीन ने भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक की ज़मीन कब्जा कर रखी है। वहाँ पर 56 इंच की छाती का पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। अब बताइए, जिस राहुल की दादी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के शरीर को बीच से चीर दिया, उसे आधा आधा कर दिया, क्या वो पाकिस्तान और वहाँ के नेता सपने में भी चाहेंगे कि इंदिरा गांधी का पोता भारत का प्रधानमंत्री बने? बल्कि इसके उलट वो लोग ये ज़रूर चाहते होंगे कि गांधी परिवार वालों को निपटा ही दिया जाए। इन्होंने हमारे देश की ऐसी की तैसी कर दी, 2 फाड़ कर दिया। मगर नरेंद्र मोदी किसी भी स्तर का झूठ बोल सकते हैं, मनगढ़ंत बात बोल सकते हैं। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, ये प्रधानमंत्री मोदी को कैसे पता चल जाता है? ऐसा कौन सा हॉटलाइन इनके और पाकिस्तान के बीच है जो हमेशा ऐसी बकवास बताता है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी के लिए हमेशा शहजादा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे लेकर आज प्रियंका गांधी ने चुनावी कार्यक्रम में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, जबकि खुद महलों में बैठे हैं। अरे मोदी तो शहंशाह हैं, शहंशाह। प्रियंका गांधी ने कहा कि यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए देश में 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे, एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता, धूल का
एक कण भी उनके कपड़ों पर नहीं दिखाई देता। क्या वो आपकी समस्याएं समझ सकेंगे? प्रियंका गांधी ने कोविड वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें बदनाम करती है और आज खुद दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। 60,000 करोड़ में अपने दफ्तर बनवाए। कोविड के टीके पर मिले सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो थी। मोदी जी ने जिस कंपनी को कोविड के टीके बनाने का लाइसेंस दिया उसी से भर भर के चंदा लिया और आज इस टीके के साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आ रही है। जवान लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव भारत में हो रहा है और बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। जनता को बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक्सरे मशीन लगाएगी और यही मशीन आपका सोना चुरा लेगी, मंगलसूत्र चुरा लेगी। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी तर्कहीन बातें क्यों करते हैं? देश की जनता ने आपको इसलिए चुना है कि दुनिया के सामने आप साफ सुथरी बातें करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं और अब तो फालतू बातें भी करने लगे हैं। कह रहे हैं कि आपके घर में 2 भैंस होगी तो उसमें से 1 भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। आप बताइए, 55 साल हमारी सरकार रही, कांग्रेस ने किसी का क्या चुराया? किसकी भैंस चुराई, किसका मंगलसूत्र चुराया? प्रधानमंत्री होकर भी इतनी तर्कहीन बातें करते हैं। मैं भी वो एक्सरे मशीन देखना चाहती हूँ कि कैसे वो लोगों का सोना चुराती है और कैसे मंगलसूत्र चुराती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की जनता को अब भूल चुके हैं, पहचानते नहीं हैं। गुजरात से जो लेना था ले चुके हैं। बात तो सबका साथ सबका विकास की करते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो उसमें खाली मोदी मोदी ही नजर आते हैं। आज मीडिया में 70 करोड़ बेरोजगारों की बात नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कपड़ों पोशाकों की खबरें रहती हैं। प्रधानमंत्री से उनके आसपास के लोग डरते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कोई बोले तो उसकी आवाज दबा दिया जाता है। वे संविधान बदलना चाहते हैं, यानी जो अधिकार, जो वोटिंग के अधिकार, जो आरक्षण आप जनता को मिला है वो सब खत्म करना चाहते हैं, उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने अग्निवीर का जिक्र भी किया और कहा कि देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। इस सरकार ने सेना को भी अग्निवीर योजना लाकर खत्म कर दिया। आज कोई सेना में जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि 4 साल बाद घर जाऊंगा तो फिर बेरोजगार हो जाऊंगा। मोदी की सारी नीतियां खरबपतियों के लिए बनाई जा रही हैं। वैसे एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री ने 2024 वाले चुनाव में झूठ बोलने की सारी हदों को पार कर दिया है और अब तो कहानी इतनी बिगड़ चुकी है कि उनके नाम की माला जपने वाले भी उनके झूठ से परेशान हो गए हैं। बेचारे जवाब नहीं दे पाते कि साहिब खुल्लम खुल्ला इतना सारा झूठ क्यों बोल रहे हैं, नफरत की बातें क्यों कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे परम भक्तों की असमंजस की स्थिति सामने आई है। कहीं ना कहीं वो भी दबी जुबान में ही सही कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री होकर इतना सारा झूठ बोलना ये ठीक तो नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे साथ धोखा है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।